नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत भागलपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल पर बुधवार को अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। तो ये बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां पर गोड्डा के विधायक पर भागलपुर में जानलेवा हमला किया गया। अमित मंडल पर हथियार से अपराधियों ने हमला किया। अपराधी उस वक्त हमला किए जब अमित मंडल अपने तिलका मांझी आवास के बाहर टहल रहे थे। विधायक के हाथ और पेट के पास हथियार से हमला किया गया। इलाज के लिए वो सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अपने घर भेज दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। उन्हें पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। गोड्डा के बीजेपी विधायक अमित मंडल जी पर हमला हुआ है और वो सदर अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से हमला हुआ, क्या घटना घटी है उनके साथ, किस तरह की घटना घटी सर, क्या कैसे हुआ? देखिए, मेरा पैतृक आवास तिलका मांझी में भी है और वहाँ मैं आता जाता रहता हूँ। गोड्डा मेरा विधानसभा है। जब मुझे ऐसा लगा कि दो व्यक्ति मेरे घर में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने उन्हें चेज़ करने का प्रयास किया और चेज़ करने के ही क्रम में मुझे लगता है कि गेट के पास जो 200 फीट का रास्ता होगा मेरे गेट से, मेन गेट का, उस समय जब मैंने उनसे ग्रैब किया, उसको पकड़ा, तो उस समय उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से मेरे पे हमला किया। तो मेरे हाथ में और मेरे रिब्स में इंजरी आया है और जब भागने के क्रम में मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो फिर पुनः वहाँ पे उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से मेरे पे प्रहार किया। तो आज हम लोग सदर हॉस्पिटल आए हैं, अपना पर्ची कटाए हैं, जो होता है नियम संगत, और एफआईआर होगा। तो मुझे लगता है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किस एंगल से हुआ। कारण लग रहा है सर? देखिए, राजनीति में हूँ तो कई कारण हो सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण कुछ असामाजिक तत्वों को मेरे से रोष हो। और भागलपुर से हमारे सहयोगी आशीष रंजन फोन लाइन पर जुड़ गया। आशीष, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? क्या पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है? जी, अभी तक इस मामले में किसी भी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं देर रात जो है, जब घटना के बाद जो है वरीय पुलिस अधीक्षक अमित मंडल से मिलने के लिए घर पर आई थी, उसके बाद से उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहां पर ये घटना है वो हुई है, विधायक के घर से महज कुछ ही दूरी पर थाना है और उस थाने के सटे ही कहा जा सकता है कि वरीय पुलिस अधीक्षक का आवास है। लेकिन अपराधी जो है वहां पर आराम से घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं और अभी तक जो है किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस जो है अब सीसीटीवी फुटेज जो है रास्ते में लगे हुए उसको छानबीन कर रही है कि पता कर सके कि कौन अपराधी थे, जिसके बाद से पुलिस अब दबिश देने के प्रयास में है। आशीष, अमित मंडल इसे राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं, क्योंकि उन पर ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं। इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है कि नहीं? जी, 2-3 एंगल हैं इस पर, जिस पर जांच कर रही है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता की भी बात कही जा रही है। वहीं बालू माफियाओं के खिलाफ भी इन्होंने कई बार आवाज उठाए हैं और इन पर गोड्डा में जो है बालू माफियाओं के द्वारा इनके गाड़ी पर एक बार हमला भी किया गया था, जिसको लेकर भी गोड्डा में मामला दर्ज किया गया था। इसको लेकर भी पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम किए हैं। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कैमूर के अधौरा थाना क्षेत्र में 6 अक्टूबर को 10 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर लिया है और आरोपी मोहम्मद मसीदूर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मसीदूर पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के पीपरतलाला गांव का रहने वाला है, जो कैमूर में मजदूरी का काम करता था। मसीदूर ने 6 अक्टूबर को बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर सरिया और पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को जलाने का भी प्रयास किया। एक वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया सरिया और पत्थर को बरामद किया।
इसके आधार पर 19 के 19 व्यक्तियों के हमने CDR भी निकाले, जो 2 अभियुक्त पहले जेल भेजे गए थे उनके भी निकाले। और इस सब के आधार पे हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई कि जो 2 व्यक्ति पहले जेल गए थे फुटेज में वो नहीं है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम मसीदुल आलम है, जो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले हैं। वहाँ पिछले 1 वर्ष से एज ए श्रमिक के रूप में कार्यरत थे परिसर में। उनकी शिनाख्त की गई और फिर उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके द्वारा घटना में अपना अपराध स्वीकार किया गया है। उनकी निशानदेही के आधार पर एक सरिया जब्त किया गया है। वहीं देखिए, अरवल के कलेर में पुलिस ने 2 ट्रकों से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और सहायक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नेपाल की खुली सीमा से भारतीय इलाके में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करने पर उज्बेकिस्तान की 3 महिलाओं को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसएसबी 56 बटालियन के जवानों ने अररिया के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पथरदेवा में की है। फिलहाल तीनों महिलाओं से एसएसबी और स्थानीय पुलिस पूछताछ कर रही है। और देखिए, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में बहुत जल्द नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी है। उधर कैबिनेट की बैठक को लेकर वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ये भी था कि जो वाल्मीकि नगर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कैबिनेट करने का मुख्य उद्देश्य उनका था कि जो वाल्मीकि नगर का प्राकृतिक सौंदर्य है और जो वाल्मीकि नगर को उन्होंने डेवलप किया है उसको भारत के नक्शे पे, चूंकि आज भी वो भारत के नक्शे पे है, लेकिन उसको भारत के नक्शे पे और उभारने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसी की वजह से वहाँ पे कैबिनेट भी किया जा रहा है और हमको लगता है कि कैबिनेट जब होगा तो वहाँ बिहार के लिए बहुत कुछ वहाँ अच्छा करने को मिलेगा। और देखिए, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह से खास बातचीत में टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी नहीं बचेंगे और हर बूंद आंसू का हिसाब लिया जाएगा। कुछ हफ्तों में टारगेटेड किलिंग्स की जो घटनाएं हुई, खासतौर पे देखा गया कि बिहार के कई सारे लोग जो कि यहाँ पर खोमचे लगा के अपना जीवन यापन करते थे उनको निशाना बनाया गया। और निश्चित रूप से उस पार के लोग हैं और उनके कुछ पिट्ठू हैं जो यहाँ भी रहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है, लेकिन उनके जो आंसू बहे हैं उसका हिसाब सूद सहित कर लिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम पीस बाई करने में विश्वास नहीं करते हैं, पीस इस्टेब्लिश करने में विश्वास करते हैं। और पाताल तक भी होंगे तो ऐसे तत्वों को खोज करके उन्हें कानून के हवाले किया जाएगा, कठोर दंड दिया जाएगा। वहीं अररिया के किस्मत खबाशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में जमकर मारपीट हुई। पंचायत चुनाव में हारने के बाद गुस्साए प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने जीते हुए प्रत्याशी और उसके समर्थकों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ताराबाड़ी थाना के बाहर घेराबंदी कर जमकर हंगामा किया। जिनके विरुद्ध मंगल मंडल पूर्व वार्ड सदस्य चुनावी मैदान में थे, मंगल मंडल चुनाव जीत गए और शिवनाथ मंडल पूर्व मुखियापति चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद वो गांव आए और जो जिनको लगा कि वो मेरा विपक्षी है उनके साथ में वो मजमा बना करके लोगों के साथ मारपीट किया। तो वही वार्ड नंबर के चुनाव लड़े, वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े थे, आप जीत गए थे? जीत गए। आप ही हैं उम्मीदवार? नहीं, तो यह मंगल मंडल है, ले गया 2000 टका वो खर्चा मारपीट किया। कौन किया आपके साथ, ये बताइए। उसी काम किया है वो दुखवाई मंडल। गोपालगंज में एक मुखिया प्रत्याशी की जीत दर्ज करने के बाद उसकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला भोरे प्रखंड के गोपालपुर पंचायत का है। गोपालपुर पंचायत से मुखिया कविता देवी ने जीत दर्ज की है। आरोप है कि कविता देवी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने गलत तरीके से गोपालगंज के भोरे प्रखंड से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया है।
पति के पते पर उनका जाति प्रमाण पत्र बना और इसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने अति पिछड़ा जाति में भोरे के सुरक्षित गोपालपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। महज 30 वोट से हारी प्रत्याशी संजू प्रजापति के पति संतोष कुमार पंडित ने आरोप लगाया है कि ये पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन है। गोपालपुर पंचायत से मुखिया पद से चुनाव लड़ी थी। हमारे पंचायत से कविता देवी भी गोपालपुर पंचायत से चुनाव लड़ी थी, जिनका मैके उत्तर प्रदेश में है। जबकि भोरे प्रखंड से सीयू साहब के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और उसी निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बीडीओ साहब के द्वारा उनका नामिनेशन कर लिया गया है। 4 अभ्यर्थी का नामांकन वहाँ के उत्तर प्रदेश की महिला की जाति बना था, बिहार से तो रद्द हो गया, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। मुखिया का जो चुनाव हुआ है उसमें गोपालपुर से आज मुखिया का पद था, वो अति पिछड़ा के लिए आरक्षित था और उसी के आलोक में हम लोग जाति प्रमाण पत्र के आधार से नामांकन लिए हैं और जितने भी कैंडिडेट जिनका बिहार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र था उनका नामांकन वैध पाया गया और उसी के आलोक में एक कविता देवी जिनका बिहार से जाति प्रमाण पत्र निर्गत है और वो विजयी हुई। चुनाव संपन्न हो चुका है, उसकी मतगणना भी पूरी हो चुकी है। अतः अब ये मामला पूर्णतः कोर्ट का मामला है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में कंप्लेन करते हैं और कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी, फिर जैसा निर्देश कोर्ट का होगा उसका कार्रवाई होगी। और बिहार में छठ की तैयारी शुरू हो गई है। घाटों की स्थिति कैसी है ये जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद निकले और स्टीमर से जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया। महापर्व छठ को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गंगा घाटों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत अधिकारियों के साथ सीएम स्टीमर से दानापुर से नासरीगंज से पटना सिटी के कंगन घाट के बीच सभी घाटों का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को छठ व्रतियों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होने देने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इस बार जानते हैं कि इस बार पानी का बहुत असर ज्यादा रहा है, वर्षापात ज्यादा हुआ है और फ्लो भी अभी पानी का बहुत है। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों का चयन करके वहाँ के लिए जो कुछ भी हुआ होगा उस पर्व के लिए लोगों को सुविधा हो, तो उसी के दृष्टिकोण से आज हम लोग लगातार देख करके आए हैं और इस पर ये लोग काम करेंगे। अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे, 3 तारीख को हमने कह दिया है और आकर के एक बार देखेंगे कि काम की क्या प्रगति है, कितना है, सबको देख लेंगे ताकि किसी तरह की असुविधा नहीं हो। सीएम गंगा घाटों की सफाई, सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम 3 नवंबर को एक बार फिर गंगा घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। लोक आस्था के महापर्व को लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। घाटों की सफाई के साथ ही संपर्क पथ की मरम्मती का काम भी जोरों पर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात दीप बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की। दीपावली और छठ आते ही कुम्हार दिया बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। सिवान के कुम्हार टोली में भी कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। अच्छी बिक्री की उम्मीद लेकर कुम्हार अपने परिवार के साथ दिया और दूसरी मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि आमदनी लगातार घटती जा रही है। मेहनत के अनुसार बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिलता है। चाइनीज बल्बों की वजह से दियों की बिक्री कम हुई है, जिससे ये लोग राज्य सरकार से हस्तशिल्प को ध्यान में रखते हुए मदद की मांग कर रहे हैं। रात दिन जो हम लोग मेहनत करते हैं और रात दिन और पूरा परिवार मिलके ही मेहनत करता है, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार हम लोग को मजदूरी आमदनी हो नहीं पाता है। और सरकार से यही गुजारिश रहेगी और लोग से खासकर ये कहना है कि ये चाइनीज की तरफ भगना बंद करें और हम लोग पर ध्यान दें।
वहीं देखिए, पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के मखनिया कुआं स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि इस दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टर और कर्मी फरार हो गए। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के मकान मालिक को हिरासत में लिया है। और इस वक्त बेतिया से बड़ी खबर, जहां 1 करोड़ रुपए से अधिक का चरस बरामद किया गया है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का चरस बरामद किया गया है। 4 तस्करों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। तस्करों की 3 बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और बेतिया पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। स्वच्छता सरकार और प्रशासन के साथ ही हमारी भी प्राथमिकता है। ऐसे में त्योहारों के मौसम में आपका शहर कितना स्वच्छ है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार कर रहे हैं। स्वच्छता पर हमारी खास मुहिम, साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में आज बारी है मधेपुरा शहर की। न्यूज़ 18 की पड़ताल में शहर में गंदगी का अंबार लगा नजर आया। प्रशासन के दावों की पोल खोलती देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मधेपुरा शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन परिषद के उदासीन रवैये ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहरी इलाके की पड़ताल न्यूज़ 18 ने की तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा नजर आया। ये तस्वीरें हैं वार्ड नंबर 2 की, जहां लोगों के घरों में नाले का पानी घुस जा रहा है। नगर परिषद इस समस्या पर महीनों से ध्यान नहीं दे रहा। खुले स्थानों पर ही कचरे की डंपिंग की जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गंदे पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत तक हो चुकी है। बच्चों डूब के मर गए लाला में, सुनलिए। फिर भी कार्यपालक के कहल गए, कोई सुनवा नहीं ललके लाला की। हमरा के बस्ती में लोग जेने छोड़ दलके, कल के गंदगी बस्ती। साफ स्पष्ट है, नगर परिषद का जो कार्यपालक नगर परिषद की जो सरकार है वो संपूर्ण रूप से चौपट। ये लगातार हम लोग कई बार ये चर्चा लाए हैं कि यहाँ सोख्ता बनाया जाए ताकि जल का निकासी उसमें जल जा सके। मधेपुरा नगर परिषद के पास न तो कचरा डंप करने के लिए शहर से बाहर कोई डंपिंग यार्ड है और न ही उसके प्रबंधन के लिए कोई प्लांट। ऊपर से लापरवाही का आलम। बहुत सारी परेशानी होती है सर, आने जाने में दिक्कत, बीमारी का भी उत्पन्न बहुत ढेर सारा। जब पानी पड़ता है तो रोड पे सारा कचरा आ जाता है, आवाजाही में भी परेशानी होती है। परेशानी है सर, ये चालू रास्ता है और जो है कि बदबू यहाँ पर करता है। यहाँ पे मुर्गे की दुकान है, खाने पीने की सामान बिकता है और प्रशासन जो है ये नगर पालिका वाला है, इसका देखरेख कर नहीं रहा है। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि गंदगी की शिकायत जब स्थानीय वार्ड पार्षद करते हैं तो भी नगर परिषद के अधिकारी मौन ही नजर आते हैं। ये हाल तब है जब परिषद की ओर से हर महीने 75,000 रुपये सफाई करने वाले एजेंसी को दिया जाता है। आप ये गंदगी देख रहे हैं, मैंने बार बार, चाहे वो बोर्ड की बैठक हो, शासक समिति की बैठक हो या कार्यपालक महोदय को पर्सनली कई बार मैंने लिखित आवेदन देकर के, मौखिक देकर के बोर्ड की बैठक में आवाज उठाती रही हूँ, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद के पास अपना जो है भूमि ही नहीं है। क्या करता है, किसी वार्ड में, कहीं वार्ड में खाली जगह है तो वहाँ पर जाके फेंक देता है। मधेपुरा नगर परिषद की ओर से साफ सफाई के लिए कई आधुनिक मशीनें भी खरीदी गई, लेकिन बगैर उपयोग में लाए ही मशीनों में जंक लग चुका है। ऐसे में प्रशासन का दावा खोखला ही साबित नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी स्वच्छता की हमारी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई से जरूर जुड़ें और प्रशासन को भी अपनी तरफ से मदद पहुंचाएं, क्योंकि स्वच्छता बेहद जरूरी है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।